शुभ मिश्रा और आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करते हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वह श्रम का देवता है, अन्नदाता है और उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज अन्नदाता में। राज्य में हो रही है अच्छी बारिश, करें वर्षा जल संग्रहण। उन्नत तकनीक से सर्पगंधा की खेती करके कमाए लाखों की आय। जल कुदरत की अनमोल देन है, इसके बिना जीवन संभव नहीं और पिछले वर्षों से देखा जा रहा है कि भूजल स्तर में तेजी से गिरावट आ रही है और जो वर्षा होती है उसका जल बहकर इधर उधर चला जाता है जो किसी काम में नहीं आता। ऐसे में यदि आप बारिश के पानी को रोककर संग्रहण करें तो आप पानी की गंभीर समस्या से बच सकते हैं। तो आप किस प्रकार से करें वर्षा जल का संग्रहण, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं कृषि विज्ञान केंद्र गुनेड़ा के विषय विशेषज्ञ डॉक्टर SM यादव। इस समय मैं किसान भाइयों से एक विशेष रूप से ये बताना चाहता हूँ कि भारत में क्या विश्व के अंदर पानी की कमी होती जा रही है, जिसके कारण अपन फसल पैदावार करने में असमर्थ होते जा रहे हैं। क्योंकि फसलों के लिए या मानव जीवन के लिए जल ही जीवन है। कुछ ही योजनाएं चलाई गई हैं जिनके अंदर एक खेत तलाई योजना भी एक मुख्य है। आज दुनिया में पानी का उपयोग हर कृषि और व्यापार के क्षेत्र में अत्यधिक होने लगा है। जितना जल भूमि से निकाला जा रहा है उसका पुनर्भरण नहीं हो रहा है, जिससे पानी की समस्या बढ़ती जा रही है। और इस समस्या का सबसे अच्छा समाधान है वर्षा जल संग्रहण और समुचित मात्रा में उपयोग। वैसे तो वर्षा जल संग्रहण करने के कई तरीके हैं, जिनकी मदद से हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग करके नलकूपों, कुओं, जलाशयों को रिचार्ज करते हैं, जिससे भूमि का जल स्तर बढ़ता है और आने वाले समय में एकत्र पानी को कई कार्यों में उपयोग भी कर सकते हैं। जिस प्रकार से यहाँ पे है कि ढलान के हिसाब से इसको तैयार किया जाता है। बाहर राजस्थान सरकार में 100x100 का जो पौंड बनाया जाता है उसको इस तरह से बनाया जाता है कि उसकी गहराई करके स्लोप साइड में जहाँ पे पानी का रुझान होगा उस कॉर्नर के अंदर इसको बनाया जाता है, जिसे प्लास्टिक की ये लेयर है वो ऊपर के चढ़ा दी जाती है और इसके अंदर पानी को इकट्ठा किया जाता है, जो कि साल भर अपन आराम से 100x100 के अंदर करीब ये बताती है कि 1 एकड़ ज़मीन में पूरे साल भर आराम से खेती कर सकते हैं। और इस पानी को जो पानी अपने कुओं से मिलता है या नदी बहाव से मिलता है उसे काफ़ी बढ़िया इसमें न्यूट्रिशन पाए जाते हैं। क्योंकि जो कुएं का पानी होता है उसमें तो कई जगह न्यूट्रिएंट्स कम होते हैं, pH ज़्यादा होता है, उसकी कंपैरिजन करें तो ये काफ़ी अच्छा होता है। बगीचों के अंदर चलाने के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है। ड्रिप्स के माध्यम से बगीचों काफ़ी अच्छी करीबन 2 हेक्टेयर बगीचा आप आराम से सिंचित कर सकते हैं, जिससे पैदावार भी होगी, साथ साथ पानी की बचत भी होगी। इसलिए किसान भाइयों से निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा ये खेत तलाई बनाएं, जिससे कि पानी की बचत तो हुई होगी। क्योंकि आगे वाली जनरेशन में अपने को बचाना है तो पानी ही एक ऐसी चीज़ है जिसको अपने को बचाना पड़ेगा। बूंद बूंद यानी कि घी की तरह इसको यूज़ करना पड़ेगा। उसका सबसे बड़ा उपाय यही है कि आप खेत तलाई बनाएं। अपने बरसात का पानी जहाँ भी बह करके मकानों से भी इसको कनेक्ट किया जा सकता है, क्योंकि मकानों की छत है, ये बिल्डिंग है, इसके पानी हमने इस हिसाब से कनेक्ट किया है आगे बह करके इसमें खेत तलाई के अंदर आता है। क्योंकि जो पानी बह करके वेस्टेज चला जाएगा उसकी कोई इम्पोर्टेंस है नहीं। इसका कम से कम ये अपने एक जगह एकत्रित कर लेंगे तो जैसे ही शॉर्टेज हमारे पानी की रहेगी इसमें अपने हिसाब से हम खेतों के अंदर सिलाई या पानी दे देंगे। सतह जल संग्रह सिस्टम। सतह जल वह पानी होता है जो
वर्षा के बाद जमीन पर गिरकर धरती के निचले भागों में व्यर्थ बहकर जाने लगता है। ऐसे जल को रोककर पाइपों और नालियों के माध्यम से वर्षा जल को नलकूपों, कुओं, नदी, तालाबों में एकत्र किया जाता है, जो बाद में पानी की कमी को दूर करता है। छत प्रणाली। इस तरीके में छत पर गिरने वाले बारिश के पानी को पाइप के माध्यम से टंकियों और तालाबों में एकत्र किया जाता है। बांध या डैम। बड़े बड़े बांध के माध्यम से वर्षा के पानी को बहुत ही बड़े पैमाने में रोका जाता है, जिन्हें गर्मी के महीनों में या पानी की कमी होने पर बिजली उत्पादन, कृषि और नालियों के माध्यम से घरेलू उपयोग में भी इस्तेमाल में लाया जाता है। जल संरक्षण के मामलों में बांध बहुत उपयोगी साबित हुए हैं। भूमिगत टैंक। यह भी एक बेहतरीन तरीका है जिसके माध्यम से हम भूमि के अंदर वर्षा के पानी को संरक्षित रख सकते हैं। इस प्रक्रिया में वर्षा जल को एक भूमिगत गड्ढे में भेज दिया जाता है, जिससे भूमिगत जल की मात्रा बढ़ जाती है। यह तरीका बहुत ही मददगार साबित हुआ है, क्योंकि मिट्टी के अंदर का पानी आसानी से नहीं सूखता और लंबे समय तक पंप के माध्यम से हम उसको उपयोग में ला सकते हैं। जल संग्रह। जलाशय। यह साधारण प्रक्रिया है जिसमें बारिश के पानी को तालाबों और छोटे पानी के स्रोतों में जमा किया जाता है। इस तरीके से जमा किए हुए जल को ज्यादातर कृषि कार्यों और बागवानी में प्रयोग में लाया जाता है। वर्षा जल संचयन के फायदे। बरसात के पानी को संचय करके सूक्ष्म विधियों से अधिक क्षेत्र पर फसलों की आसानी से सिंचाई करके अधिक पैदावार ले सकते हैं। बागवानी में ड्रिप के माध्यम से सिंचाई करके अधिक फल उत्पादन ले सकते हैं। पशुपालन व्यवसाय में संचित वर्षा जल को ले सकते हैं। इसके अलावा घरेलू कार्यों जैसे घर की साफ सफाई, वाहनों की साफ सफाई में ले सकते हैं। इन सब को ध्यान में रखते हुए आज से ही व्यर्थ बह जाने वाले वर्षा जल का संग्रहण करना शुरू करें और भविष्य में आने वाली पानी की गंभीर समस्या से बचें। किसान भाइयों, अभी तक आपने खेती से जुड़ी हुई कुछ उपयोगी जानकारियां देखी। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द ही लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे भी है खेती बाड़ी से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां, तो बने रहिए हमारे साथ। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा और झूठ बोलने का आरोप लगाया। डोटासरा ने कहा कि बीजेपी की कथनी और करनी में अंतर है। राजस्थान में एंटी इनकम्बेंसी नहीं है और जनता ने कांग्रेस को फिर से सत्ता के सिंहासन पर बैठाने का मन बना लिया है। कल से बीजेपी का नहीं सहे। और ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। किसान भाइयों, अगर खेती को मुनाफे का व्यवसाय बनाना है तो वक्त के साथ खेती बाड़ी में भी बदलाव करना होगा। जी हाँ, जैसा कि पिछले कुछ वर्षों में औषधीय फसलों की मांग तेजी से बढ़ी है, ऐसे में किसान इनकी खेती करके अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। अगर सर्पगंधा की बात करें तो आप इसकी अधिक उपज लेने के लिए किस प्रकार से करें खेती, जिसके बारे में तकनीकी सुझाव दे रहे हैं कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर योगेश्वर मिश्रा। आज हम चर्चा करते हैं सर्पगंधा के बारे में, जिसे रॉल्फिया सर्पेंटिना कहा जाता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण औषधि प्रजाति होती है और जिसका इस्तेमाल हाइपरटेंशन के मेडिसिन या ब्लड प्रेशर जो होता है उसके दवा के निर्माण के लिए उपयोग किया जाता है। पूरे यदि भारतवर्ष में देखा जाए तो इसकी 3 वैरायटी है।
एक सिमसील वैरायटी जो कि CMAP सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स लखनऊ के द्वारा विकसित की गई है, और 2 वैरायटी जो है TFRI RS1 और TFRI RS2 जो कि TFRI जो मेरा पूर्व संस्थान है उस वहाँ मैंने रह करके विकसित किया है। और ये 3 प्रजाति पूरे भारतवर्ष में उपलब्ध हैं और इसके सीड हमारे भी उपलब्ध हो सकते हैं यदि किसान बंधु चाहें तो। सर्पगंधा की खेती के लिए बलुई, दोमट और भारी भूमियां उपयुक्त होती है। साथ ही जीवाश्म युक्त भूमियों में भी इसकी खेती सफलतापूर्वक की जा सकती है। इसकी खेती के लिए गर्मियों में खेत की गहरी जुताई करके खुला छोड़ दें और बरसात के बाद 10 से 12 टन गोबर की खाद खेत में डालकर अच्छी तरह मिला दें। अब इसके बारे में प्रोपोगेशन या किस तरह से इसका उत्पादन करते हैं इसके बारे में बताना चाहूँगा आपको। इसको सीड के द्वारा उगाया जा सकता है और इसके जो रूट शकर होता है या ट्यूबर जो होता है उसके द्वारा इसको उगाया जा सकता है। सीड द्वारा उगाने के लिए जो है हम सीड प्राप्त करते हैं, जो कि आप देख रहे हैं किस तरह से सीड लगे हुए हैं। इस तरह से लगे हुए सीड को आप हल्का सा रब कर दें या हल्का सा इसको रेतमार कागज़ या सैंड पेपर जो होता है उससे रगड़ करके, एक केमिकल होता है GA3 जिसे जिब्रेलिक एसिड कहते हैं, उसके द्वारा थोड़ा सा ट्रीटमेंट दे करके, ओवरनाइट ट्रीटमेंट दे करके हम दूसरी सुबह इसको लगा देते हैं। तो इस तरह से आपको भरपूर सीड स्टॉक जो है या सीडलिंग स्टॉक जो है आपका तैयार हो जाता है रोपण करने के लिए। सर्पगंधा की बीज द्वारा बुआई। अच्छे जीवित बीजों को छिटक कर बोया जा सकता है। अच्छे बीजों के चुनाव के लिए उन्हें पानी में 24 घंटे तक भिगो कर रखें। इस दौरान जो बीज पानी में ऊपर तैरते हैं उन्हें निकाल कर अलग कर दें। सर्पगंधा के 30 से 40% बीज ही उगते हैं, इसलिए हेक्टेयर में करीब 6 से 8 किलो बीज की आवश्यकता होती है। इसका बीज काफी महंगा होता है, अतः पहले नर्सरी बनाकर पौधा तैयार करना चाहिए। इसके लिए 10 गुना 10 मीटर क्यारियों में पकी गोबर की खाद डालकर छायादार स्थान पर पौध तैयार करें। बीजों को 2 से 3 सेंटीमीटर जमीन के नीचे लगाकर हजारे की सहायता से पानी दे। 20 से 40 दिन के अंदर बीज उपजना शुरू हो जाते हैं। मध्य जुलाई में पौधे खेतों में रोपण के लिए तैयार हो जाते हैं। और इसके रोपण की तकनीक के बारे में बताना चाहूँगा कि 50 सेंटीमीटर बाई 50 सेंटीमीटर के स्पेसिंग पे हम इसका रोपण करते हैं। इस तरह से प्रति एकड़ कम से कम 25,000 या 22,000 के आसपास पौधा लगाया जा सकता है। जड़ों द्वारा बुआई। लगभग 5 सेंटीमीटर जड़ कटिंग को खाद, मिट्टी व रेत में मिलाकर बनाई गई क्यारियों में लगाएं और क्यारियों को उचित मात्रा में पानी लगाकर नम रखें। जुलाई से अगस्त माह में जड़ों से कल्ले फूटने लगते हैं। इनको 45 गुना 3 सेंटीमीटर दूरी पर रोपित करें। 1 हेक्टेयर के लिए लगभग 100 किलोग्राम जड़ कटिंग की आवश्यकता होती है। तने द्वारा बुआई। इसके लिए तने की 15 से 22 सेंटीमीटर कटिंग को जून से जुलाई माह में नर्सरी में लगाते हैं। जब जड़ें व पत्तियां निकल आए तथा उनमें अच्छी वृद्धि होने लगे तो कटिंग को निकालकर खेतों में लगाया जा सकता है। शुरुआती अवस्था में पौधों को कीट और रोगों से बचाने के लिए रोपाई से पहले पौधों को उपचारित करना जरूरी होता है। इसके लिए पौधों की जड़ों को फफूंदनाशक दवा के घोल में 10 से 20 मिनट तक डुबा कर रखें। बरसात का समय इसकी रोपाई के लिए उपयुक्त रहता है, इसलिए आप इसकी रोपाई मध्य जून से सितंबर तक कर सकते हैं। चूँकि ये शेड लविंग या छाया वाली जगह पे होता है ये क्रॉप, तो इसीलिए आप प्रयास ये करें कि जहाँ पर पहले से कोई ट्री वगैरह मौजूद हैं, जहाँ पर प्राकृतिक रूप से छाया पड़ रही है, वैसी जगह पर इसको लगाया जाना चाहिए, जिससे इसका उपज जो है वो ज़्यादा मिलता है हमको। सर्पगंधा की 50 से 60 दिन की पौध जिसकी ऊंचाई 7 से 10 सेंटीमीटर हो, उसकी रोपाई आप कर सकते हैं। नर्सरी से पौध उखाड़ने समय इस बात का ध्यान रखें कि पौध की जड़ टूटने ना पाए। और यदि आप अप्लाई करना चाहते हैं, हालांकि ये खाद्य पदार्थ के तौर पे यूज होता है, चूँकि इसका रूट हील्ड बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए मैं इसमें FIM या गोबर खाद जो है वो रिकमेंड करता हूँ। लेकिन अधिक उत्पादकता के लिए जो है कम से कम 10 से 15 किलोग्राम खाद जो है NPK का, नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस, उसका यूनिफॉर्मली पूरे खेत पे आप प्रति एकड़ मिला दें और इस तरह से 0.5 बाई 0.5 मीटर के स्पेसिंग पे आप इसको लगा करके आप अपनी उपज को बढ़ा सकते हैं। और इसके उपज के बारे में बताना चाहूँ तो कम से कम 350 से 450 जो रूट हील्ड है, रूट हील्ड मीन्स इसका जो जड़ है वो इम्पोर्टेंट पार्ट होता है इसका, क्योंकि इसके जड़ के अंदर ही रिसर्पिन कंटेंट जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण एल्कलाइड होता है वो मौजूद होता है।
एकड़ की बात करूं मैं तो आपको कम से कम 2200 या 2500 किलोग्राम के आसपास आपको पूरा उपज मिल सकता है। और एक टोटल इकोनॉमिक्स यदि बात करूं मैं तो इसको लगाने का खर्चा कम से कम 48,000 के आसपास लागत पड़ता है इसका। और इसका जो आपका टोटल जो इससे उपज मिलती है उसका कॉस्ट करीब करीब पड़ता है 2,80,000 के आसपास। 2,20,000 के आसपास आपका शुद्ध इनकम होता है। इस तरह से ये सर्पगंधा लगा करके आप अपनी आय को बढ़ा सकते हैं। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां, पर यहां पर रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए और जल्द हाजिर होंगे। शुरू हो रहा है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा अभियान की शुरुआत करेंगे। प्रदेश पदाधिकारियों और सभी मोर्चों के प्रदेश अध्यक्षों के साथ बैठक भी करेंगे। यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीवी श्रीनिवास ने टोंक में बीजेपी पर निशाना साधा। बीजेपी को इवेंट मैनेजमेंट की कंपनी करार दिया। महंगाई को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना भी और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। अपने राज्य में बहुत से किसान धान की खेती रोपाई करते हैं, लेकिन धान की नर्सरी तैयारी से लेकर रोपाई और अन्य प्रबंधनों में मजदूरों की काफी समस्या रहती है, जिससे कई बार धान की रोपाई में देरी हो जाती है। किसानों की इसी समस्या को देखते हुए आज हम आपके लिए जानकारी लाए हैं धान की सीधी बुआई करने के बारे में। तो आप किस प्रकार से करें धान की सीधी बुआई और बुआई करते समय किन किन बातों पर खास ध्यान दें, इस बारे में विस्तार से जानकारी दे रहे हैं कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर सुरेश कुमार। हमारे भारतवर्ष में लगभग 44 मिलियन हेक्टेयर पर धान की खेती की जाती है और इससे लगभग 120 मिलियन टन है वो धान का उत्पादन होता है। लेकिन ज़्यादातर जो ये धान की खेती है वो मैन्युअल की जाती है। किसान कद्दू करता है, खेत में पाड़े काटता है और उसके बाद में मैन्युअल रोपाई करता है पौध तैयार करके। लेकिन अभी फिलहाल जो ये लगातार कई सालों से ये क्रिया वो कर रहा है, जिससे कई चुनौतियाँ सामने आई है, जिससे जैसा कि जल स्तर का नीचे जाना। लेकिन उससे हम किसान की वो है कॉस्ट काफ़ी गुना ज़्यादा बढ़ रही है, क्योंकि डीजल की प्राइस है वो लगातार बढ़ती जा रही है। लेकिन अभी फिलहाल में आधुनिकीकरण के दौर में हमारे पास उचित संसाधन जैसे कि अच्छी मशीनें हैं जिससे हम धान की सीधी बिजाई कर सकते हैं। तो इसके लिए जो वर्तमान में जो अच्छी तकनीकियां हैं वो हमको धान को दो तरह से हम लगा सकते हैं। पहला हमारा जो तरीका है वो है धान की सीधी बिजाई करने का, कि वो सूखे में सीधी बिजाई करते हैं। बिजाई करने के लिए किसान भाई है वो DSR जो मशीन है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी जो विधि है उसमें किसान भाई इसी मशीन की सहायता से बिजाई कर सकता है। लेकिन उसके लिए किसान भाई पहले खेत में पलेवा करता है, उसके बाद में इस मशीन की सहायता से जो बत्तर की कंडीशन होती है, मतलब जो मॉइस्चर होता है, प्रॉपर फील्ड कैपेसिटी होती है, उस समय धान की बिजाई करती है। किसान भाइयों, खेत को बिना तैयार किए धान की सीधी बुआई जीरो टिलेज मशीन से कर सकते हैं। लेकिन अगर आप सामान्य सीड ड्रिल से धान की बुआई कर रहे हैं तो खेत की एक बार गहरी जुताई करके 2 से 3 बार कल्टीवेटर से जुताई करें। इसके बाद पाटा लगाकर खेत को समतल करें और याद रखें, अंतिम जुताई के समय 10 से 12 टन गोबर की खाद प्रति हेक्टेयर की दर से खेत में अच्छी तरह से मिला दें और साथ ही रासायनिक उर्वरकों में यूरिया 265 किलोग्राम, DAP 132 किलोग्राम और पोटाश 102 किलोग्राम, जिसमें यूरिया की 1/3, DAP और पोटाश की पूरी मात्रा को पाटा लगाते समय डाल देनी चाहिए एवं शेष बची यूरिया की मात्रा को खड़े फसल में 3 बार में देना चाहिए।
किसान भाइयों, धान का अच्छा उत्पादन लेने में इसकी उन्नत किस्मों की अहम भूमिका होती है। इसलिए कृषि वैज्ञानिकों ने क्षेत्र के अनुसार धान की कई उन्नत किस्मों को विकसित किया है। तो आपके क्षेत्र के लिए धान की कौन कौन सी किस्में उपयुक्त हैं, आइए जानते हैं। धान की सीधी बिजाई में लगभग सभी वैरायटियों को हम लगा सकते हैं, लेकिन कुछ चुनिंदा जो किस्में हैं उनके बेहतर परिणाम निकले हैं। जो कम अवधि की जो वैरायटी है धान की, उसमें किसान भाई ले सकते हैं। उसमें PR 126 है, उसमें पूसा 1509 है, उसमें जो PB 1692 है वो किसान भाई ले सकते हैं। मध्यम अवधि की जो किस्में हैं जैसे PR 128 है, PR 129 है, और किसान भाई बासमती जो किस्में हैं वो इसमें बेहतर जो परिणाम है मिले हैं। बासमती किस्मों में किसान भाई PB 1121 लगा सकता है, PB 1718 लगा सकता है, PB 1 लगा सकता है, और बासमती की जो CSR 30 वैरायटी है वो लगा सकता है। बिजाई करने के लिए किसान भाई है वो DSR जो मशीन है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इस मशीन में किसान को लगभग 8 से 10 किलो बीज है वो प्रति एकड़ में डालना होता है। किसान को मैं कहूँगा कि सीधी बिजाई करने के साथ में ही बीज का उपचार जरूर करे। बीज उपचार के लिए किसान भाई सबसे पहले इसको 24 घंटे तक बीज को है वो पानी में भिगो कर रखे, और भिगोने के साथ में ही यदि भिगोने के जो बीज होते हैं ऊपर आ जाए उन बीजों को हटा देना चाहिए, और जो बीज नीचे पेंदे में बैठ जाए 24 घंटे बाद में उनको छांव में लगभग 1 घंटे सुखाना चाहिए। सुखाने से पहले उसको बीज उपचार जरूर करें। बीज उपचार के लिए 24 ग्राम है वो कार्बेंडाजिम प्लस मैनकोजेब प्लस 1 ग्राम है स्ट्रेप्टोसाइक्लिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। इंसेक्टिसाइड के लिए जो गाचो है उससे बीज का है वो ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो किसान बीज के ट्रीटमेंट के बाद में खेत में सीधे इसको बिजाई कर सकते हैं। बुआई करते समय कतार से कतार की दूरी 20 सेंटीमीटर और बीज से बीज की दूरी 10 सेंटीमीटर रखना चाहिए। याद रखें, बीज की बुआई 4 से 5 सेंटीमीटर गहराई तक ही करें। बिजाई करने के बाद में उस पे अच्छी तरह से पाटा लगा देते हैं, और उसके लगभग बिजाई करने के 20 दिन तक है किसान उसमें पानी नहीं लगाते हैं। 20 दिन पे पहला पानी लगाते हैं जो जब धान अच्छी तरह से जर्मिनेट हो जाए और जो धान के पौधे अच्छी तरह से बाहर निकल आए। जब धान की जो सीधी बिजाई जो सूखे में की होती है उसमें किसान भाई उसको तुरंत पानी लगाएं। पानी लगाने के 24 घंटे बाद में यानी धान के बीजों के अंकुरण से पहले किसान भाई पेंडेमेथिलीन का स्प्रे करें। स्प्रे के लिए किसान भाई 1 से 1.5 लीटर पेंडेमेथिलीन का इस्तेमाल प्रति एकड़ के लिए कर सकता है। किसान भाइयों को मैं ये सलाह देना चाहूँगा कि इस आधुनिकीकरण के दौर में हमारे पास अभी अच्छी मशीनें उपलब्ध है जो किसान भाई कम लागत में है वो अच्छी फसल ले सकते हैं। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं, और इसी के तहत आज किसान का सवाल और उसका जवाब कुछ इस प्रकार है। अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम अमरपुरा, जिला कोटा के कृषक राहुल कुमार ने। ये बैगन की उन्नत किस्मों के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो राहुल कुमार जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। देखिए, बैगन में अगर हम प्रजातियों की बात करें तो इसमें आप देखते हैं कुछ गोल तरह के बैगन आते हैं, कुछ लंबे बैगन आते हैं और कुछ छोटे छोटे बैगन आते हैं। तो गोल बैगन में आपका जैसे पूसा उपकार भी है, पूसा हाइब्रिड 6 है, पूसा हाइब्रिड 9 है। दूसरी एक प्रजाति होती है, देखते हैं जो लंबे में होती है और गुच्छे में भी फलती है। तो पूसा हाइब्रिड 5 जो है बहुत ही अच्छी प्रजाति है। छोटे बैगन में भी देखा जाए तो पूसा बिंदु है, आपका जो है पूसा अंकुर है। तो इसमें पैदावार जो है 200 से 250 कुंतल प्रति हेक्टेयर होती है। दूसरा जो पूसा हाइब्रिड 6 और 9 है वो भी मार्केट की दृष्टि से बहुत अच्छा है, और उसमें पैदावार लगभग जो है 600 से और 800 कुंतल के प्रति हेक्टेयर के हिसाब से पैदावार आती है। और इसमें लगभग 1 हेक्टेयर में आपको जो है 30,000 से लेकर के और 45,000 की सीडलिंग की ज़रूरत पड़ती है।
और आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य की कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझाव के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatarajasthan@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180088921663 पर सोमवार से लेकर शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं।